Yes, friends, welcome to Galaxy Online Learning. I'm Sunil Desai. Okay, and today we are going to study हिंदी. आपके कक्षा 10वीं के लिए हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 का गद्य विभाग का तीसरा चैप्टर. ओके, तो पाठ का नाम है ततारा वामीरो कथा. ये पाठ लीलाधर मंडलोई ने लिखा है. उनका जन्म 1954 में छत्तीसगढ़ में छिंदवाड़ा जिले में हुआ था. ओके, तो ये जो पाठ है उसके बारे में कहने के लिए ये है कि आप जितनी सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है. सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, जितनी पुरानी सिविलाइजेशन उतने पुराने उसके बारे में आपको किस्से सुनाई देते हैं. ओके, तो किस्से जरूरी नहीं कि वो सचमुच उस रूप में घटित हुए हो, लेकिन जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है. मतलब द स्टोरी, द folklore which you hear of the old ancient civilization, उसमें बहुत सारे folklores होते हैं. तो folklores वो वैसे ही घटित हुए या नहीं पता नहीं, लेकिन there is a moral behind this folk tales. ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं. अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड्स ये जो है उनकी सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है और वहाँ पे भी यू सी मैनी फोक टेल्स. इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है. लीलाधर मंडलोई ने इसी फोकलोर को, इसी फोक टेल्स को वापस अपनी तरह से लिखा हुआ है. तो ये जो प्रस्तुत पाठ है ततारा वामीरो कथा इस द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है. उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था. There was a lot of hatred on that islands. Okay, इस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था. तो इस जो हेट्रेड थी वो जो आइलैंड्स में तो उनको जड़ से हटाने के लिए एक युगल को यानी वन कपल हैड टू सेक्रीफाइस. इसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है. तो इसी युगल के बलिदान जो सेक्रीफाइस दिस कपल गिव इज अ स्मॉल लव स्टोरी. ओके, एंड दिस कपल हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू ओवरकम दैट हेट्रेड दैट हैज बीन रिटन. इसी कथा में लिखी हुई है. प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है. इससे भला कौन इनकार कर सकता है. इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता. यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी इस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं. तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इस कथा को पढ़ते हैं, इस युगल की प्रेम की परिभाषा को पढ़ते हैं. ओके, ततारा वामीरो कथा. अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, द southernmost island of this Andaman Dweep Samooh. Okay, Andaman is a collection of small islands. तो उसका जो लास्ट वाला सदर्न द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान. यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग, पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान, इससे लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है. उसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है. निकोबार द्वीप समूह को पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार,
जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूरी पर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। तो अंडमान द्वीप समूह का आइलैंड अंडमान का लास्ट और सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है वो है लिटिल अंडमान, और उसके बाद में निकोबार आइलैंड चालू हो जाते हैं। और निकोबार आइलैंड्स का जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज कार निकोबार, जो अंडमान लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूरी पे है, 96 किलोमीटर दूरी पे। लोगों का कहना है कि पहले ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक दूसरे को जुड़े हुए थे, लेकिन वो अलग कैसे हुए इसके बारे में एक कथा है, और वो कथा के बारे में अभी लेखक ने लिखा है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। ओके, बहुत पहले, वो कथा अभी सुन लो। बहुत पहले जब ये दोनों द्वीप समूह थे, पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गाँव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों को की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते। वह वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था, साथ ही साथ आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में एक अद्भुत दैवी शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण दृश्य थी। तो सदियों पूर्व जब अंडमान लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे, तभी एक सुंदर सा गांव था, और उस सुंदर से गांव में ततारा नाम का एक लड़का, एक युवक रहता था। ये युवक देखने में तो था ही बहुत ही शानदार, उसके साथ साथ वो सभी लोगों का प्यारा था, क्योंकि वो बहुत ही मददगार युवक था। वो हर किसी की डिफ़िकल्टीज में उनके मदद के लिए भागा आता था। वो सिर्फ अपने गांव के लोगों के लिए नहीं बल्कि इस द्वीप के सभी लोगों की मदद के लिए जाता था। अपने दूसरे गांवों में भी वो मदद करता था, इसलिए वो लोगों का बहुत चाहता था। लोग उसे बहुत चाहते थे। जो भी कोई त्योहार होता था, कोई भी प्रसंग होता था, ओके, तो उसके तभी लोग उसे आमंत्रित करते थे। बहुत ही मददगार ये युवक हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था। वो युवक जब भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनता था, उसके साथ साथ उसे कमर में एक तलवार लटकी हुई रहती थी, और वो तलवार लकड़ी की थी। तो लकड़ी की होने के बावजूद लोगों का कहना था कि उसमें एक दैवी शक्ति थी। वो कभी उसे अलग नहीं करता था, हमेशा वो तलवार उसके साथ होती थी। और जिस तरह से ततारा के बारे में लोगों ने कहा है, जिस तरह से वो एक लड़ता था, कोई डिफिकल्ट टाइम्स में भाग आता था, लोगों को लगता था कि उस तलवार की वजह से ही वो हमेशा जीतता आया है। ओके, तो उसने वो तलवार कभी लोगों के सामने उपयोग नहीं किया था, उसका यूज़ नहीं किया था। ओके, फिर भी लोगों का कहना था कि उसमें एक शक्ति थी, उसके वजह से ततारा एक अलग आदमी, एक अलग युवक करके जाना जाता था।
तलवार का एक विलक्षण रहस्यमय तलवार है, ऐसे लोगों का कहना था। एक शाम ततारा दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकला। सूरज समुद्र के लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शनै शनै क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंगी बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा। लहरों के प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हुआ जिधर से अब भी गीत के स्वर बढ़ रहे थे। वह निकला सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। एक दिन यही ततारा शाम को समुद्र के तट पर टहल रहा था। दिन भर श्रम करने की वजह से वो थका सा समुद्र की तट पर रेत में बैठा था और डूबता हुआ सूरज को देख रहा था, निहार रहा था। वो अपने ही स्थिति में खोया था कि अचानक उसके कान में एक सुमधुर संगीत सुनाई पड़ता। गीत सुनने को आता है। ओके, वो गीत इतना सुंदर है कि वो सुनते ही रहता है। अपनी सुध बुध खो बैठे वो सुन रहा है। अचानक एक समुद्र की लहर उसको पाँव को छूती है और वो अपनी तंद्री से भंग पाता है और वो एक बहता बहता जैसे वो गीत जैसे सुनने आता है उस गीत की तरफ बढ़ते जाता है। वो he just follows that music और वो चलते चलते समुद्र तट पर उस गीत के पीछे पीछे जाने लगता है। गाने के पीछे पीछे उस मधुर गीत को सुनते सुनते पीछे पीछे जाने लगता है और आगे चल के वो क्या देखता है कि एक सुंदर युवती उस गीत को गा रही है। वो युवती वो ढलता हुआ सूरज देखते देखते वो गीत, सुंदर सा गीत गा रही है और वो एक श्रृंगार गीत है, रोमांटिक सॉन्ग था। ओके, श्रृंगार गीत यानी प्रेम से भरा हुआ रोमांटिक गीत एक सुंदर सी युवती वो गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट से गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। वो जो युवती थी वो सुंदर श्रृंगारिक गीत गा रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे कोई तो देख रहा है, एक युवक उसे ताक रहा है, देख रहा है, उसे पता भी नहीं था। वो अपने सुध बुध खो बैठी, वो अपनी गीत गा रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है कि ऊंची सी वेव आके उसको भिगो देती है और वो अपने गाने में इतनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी कि अचानक वो वेव जो उठी, लहर जो उठी, उसका ध्यान उसके पास नहीं था। वो हड़बड़ाहट में क्या हो भीग जाती है, तो हड़बड़ाहट में वो अपनी गाना भूल जाती है और वो वापस सामान्य होने के पहले ही उसे एक गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई देता है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। ततारा उसे तब पूछता रहता है, वो किसका आवाज़ सुनती है? ततारा की, कि आपने इतना सुंदर गीत, इतना मधुर गीत अचानक से बंद कर क्यों दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि अपने सामने ये इतना सुंदर युवक कौन खड़ा है। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हो,
किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। वो एकदम आश्चर्यचकित होती है कि उसके सामने ये सुंदर युवक कौन है। उसके मन में अचानक एक कोमल भावना तैयार हो जाती है युवक को देख के, लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल रखते, संयत रखकर, मतलब कंट्रोल रखकर वो बेरुखी से, इन अ वेरी रफ वे, इन अ वेरी ड्राई वे, वो पूछती है, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण आपने अपने गांव का अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। वो क्या बोलती है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो, और तुम मुझे ऐसे घूर घूर के कैसे देख रहे हो, और ये असंगत प्रश्न तुम मुझे कैसे पूछ रहे हो। मेरे गांव के तो लगते नहीं हो, और मेरे गांव के बाहर के किसी युवक के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना मैं उचित नहीं समझती। तुम मेरे गांव के नहीं हो। तो ततारा मानो सूझबूझ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। ततारा वो जो बात कर रही है उसके ऊपर ततारा का ध्यान ही नहीं था। ततारा वो खोया हुआ था उस गाने में। तो वो अपना ही बात दोहरा जाता है कि आपने ये सुंदर गीत बंद क्यों कर दिया? आप कितना अच्छा कंठ आपको दिया है भगवान ने, आप इतना सुंदर गा रही थी, अचानक आपने ये गाना बंद कर दिया। तो युवती बोलती है, मेरे प्रश्न का ये उत्तर नहीं है। युवती को लगता है कि ये पर्पसली उसका प्रश्न टाल रहा है, इसलिए कहती है कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। मैंने मेरे इस लपाती गांव में आपको कभी देखा नहीं है, तो तुम कौन हो ये तो पहले मुझे बताओ। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। ततारा मानो सूझबूझ खो बैठा है। वो लड़की क्या बात कर रही है, युवती क्या बात, उसके पास ध्यान ही नहीं है। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ उसे वापस पूछ रहा है कि तुमने इतना सुंदर गाना वापस रोक क्यों दिया बीच में? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, कैसे कंफ्यूज, उसे गुस्सा आता है, झुंझला उठना मतलब गुस्सा आता है। वह कुछ और सोचने लगी। उसने उसे निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। वो अभी लगता है कि पर्पसली शी इज अवॉइडिंग हर क्वेश्चंस, सो शी अभी वो कड़े स्वर में, वो तीखी स्वर में पूछती है, ठिठता की हद है, दृढ़ता की हद है। जब से मैं परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? यह क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को माने कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। वो लड़की युवती को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि पर्पसली उसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, इसलिए वो बोलती है कि दृढ़ता की भी कोई हद होती है। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ, लेकिन तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो बस एक ही चलते जा रहे हो कि गाना गाओ कर रहे हो। तुम्हें गाँव के नियम नहीं मालूम। मैं बाध्य नहीं हूँ, मैं किसी के बाहर वाले को से का बात नहीं कर सकती, ये गाँव का नियम है। और इतना बोलकर वो अपना मुंह मोड़कर रास्ता वो मुड़ लेती है और अपने गांव चल पड़ती है। तो तभी तातारा को होश आता है और वो उसके गलती का एहसास होता है और वो रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। तातारा कहता है, माफ़ कर दो, मैं आपके इतना सौंदर्य देखकर मैं
पहली बार विचलित हुआ। आयुष्य में अभी तक मैं कभी विचलित नहीं हुआ था, पहली बार मैं विचलित हुआ हूँ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस मुझे आपका नाम बता दो। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कान में पहुंची। वामीरो, वामीरो, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ, ततरो ने यह याचना के स्वर में कहा। ततारा इतना भूल चुका है उसके दर्शन में, उतनी सुंदर लड़की देखी वो पूरा विचलित हो चुका है। वो उसके कान में आवाज़ आती, वाह मीरो, कितना सुंदर नाम। वो कहता है, कल वापस आओगी ना आप इसी समय? नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अनन्य मस्तकापूर्वक कहा और झटके से लपाटी की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततरा की वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा, जरूर आना। तो वामीरो ये बोल के निकल पड़ती है और भाग जाती है कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी। तभी ततारा जोर से चिल्लाता है उसके पीछे कि मेरा नाम ततारा है और मैं तुम्हारी कल इसी तरह राह जोपूंगा, मतलब राह, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। इसी चट्टान पे बैठकर मैं आपकी राह जोतूंगा, तुम जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, बस भागती गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कोई बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झंझनाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। वामीरो जब घर पहुंचती है तो उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ बेचैनी से महसूस हो पाती है। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और बार बार वो चाहती है कि वो ततारा को भूल जाए, लेकिन बार बार ततारा उसके सामने, उसका चेहरा उसके सामने दिखाई देता है। ततारा का नाम उसने पहले भी सुना था। ततारा एक साहसी युवक था, ये वो जानती थी, लेकिन ततारा ऐसे उसके सामने आ जाएगा और वो बलिष्ठ भी था, सब कुछ वैसे ही था, लेकिन फिर भी भोला भी था। उसका चेहरा उसने पहली बार देखा था तो उसे लगा कि जैसे उसने सुना था वैसा तो था ही, उसके साथ वो एक भोला सीधा साधा लड़का भी था और उसका चेहरा उसे बार बार उसके चेहरे सामने आ रहा था। उसे अपना जो चाहती थी कि उसका भावी साथीदार जैसे वो, वैसे ही उसे वो लग रहा था। ततारा में वो अपना भावी साथीदार सुन रही थी, दिख रही थी, लेकिन उनकी गांव की जो ये थी, गांव की परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार वो किसी बाहर गांव के लड़के से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे भूलना ही उचित समझ रही थी। लेकिन वो बहुत ही प्रयत्न करने के बावजूद भी उसे भूल नहीं पा रही थी। बार बार ततारा का वो चेहरा, भावुक चेहरा, उसे बार बार उसके सामने आ रहा था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यतीत थे। किसी तरह आंचल रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरफ भारी था।
उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वाबिलो न आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ा था। सहसा नारियल की झुरमुटों में उसकी आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसका खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिलो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिलो को कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहाँ खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। किसी तरह वो रात बीत गई, लेकिन दोनों के हृदय व्यथित थे, ततारा और वामिलो के। दोनों सवेरे दूसरे दिन की सुबह हो गई। दिन ऊपर चढ़ने लगा। दोनों शाम की प्रतीक्षा थी। ततारा पहली बार वो सोच रहा था कि पहली बार उसका हृदय विचलित हुआ था। जीवन भर की प्रतीक्षा पहली बार वो कर रहा था। उसके गंभीर और शांत जीवन में पहली बार ऐसे कुछ विचलितपन आ गया था। वह अचंभित था, उसे अचंभा लग रहा था। उसके साथ साथ उसके एक रोमांचित भी था, मतलब प्यार की एक लहर उसके मन में दौड़ने लगी थी। दिन ढलने जा रहा था। वो लपाती आ गया और वो चट्टान पे आ गया और वामिलो की राह देखने लगा। वो सोच रहा था, ही वॉज होपिंग दैट वामिलो आएगी। अगर न आई तो वो सोच रहा था। उसी में अचानक उसे क्या देखता है कि कोई तो लड़की आ रही है। और जैसे वो नज़दीक आती है उसे पता चलता है कि वो वामिलो ही है। वो बहुत खुश हो जाता है मन से। वामिलो भी चुपते चुपते आ रही है, आगे पीछे देख के, बीच में भागते हुए, ऐसे सब कोई नजरें छुपा कर वो वामिलो आ रही है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ततारा और वामिलो। दोनों के मुंह से कुछ शब्द नहीं आ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखने में ही अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। दोनों बस एक दूसरे के सामने खड़े हैं। शब्द नहीं है दोनों को बात करने के लिए, इतने दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे बहुत समय हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। अचानक ततारों को नज़र विचलित होती है। अचानक उसे लगता है कि अरे बहुत अंधेरा हो गया, और वो मुड़कर भाग जाती है लपाती की ओर। ततारा वहीं खड़ा है निश्चल। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं, वो बस भागती हुई वामिलो को देख रहा है। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के प्यार में फंस गए हैं। दोनों रोज इसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिलो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामिलो का और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमित लपाती के इसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। ओके, तो ऐसे क्या हुआ, फिर उस दिन से रोज दोनों ततारा और वामिलो उसी समय उसी जगह पे एक दूसरे को मिलने आते थे। दोनों बस एक दूसरे को देखते थे। दोनों में कुछ बात नहीं होती थी। ऐसे कई दिन चलता रहा तो लपाती गांव के युवक को इसकी खबर पड़ जाती है।
उनको इसके मुख प्रेम की जैसी खबर लगती है, गांव में बवाल हो जाता है, गांव में ये खबर अफवाह फैल जाती है। ओके, तो लेकिन ये दोनों की शादी उनकी परंपरा के अनुसार नहीं हो सकती है, क्योंकि ततारा पासा गांव का था और वामिरो लापती गांव की थी, लपाती गांव की थी। तो उनके परंपरा रीति रिवाज के अनुसार दूसरे अलग अलग गांव के लड़का और लड़की, युवक युवती शादी नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए दोनों को समझाने की सभी ने कोशिश की, लेकिन दोनों अड़ग रहे। दोनों आते थे, दोनों मुख प्रेम में पागल हुए थे, एक दूसरे के प्रेम में पागल हुए थे। ओके, और एक दूसरे को यहाँ मिलने आते थे। दोनों बात तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन बस एक दूसरे को ताकते रहते थे, देखते रहते थे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन का अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम के सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततरा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामिरो ही थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, ओठ कांप रहे थे। ततरा को देखते ही वह फुट कर रोने लगी। ततरा विह्वल हुआ। उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंकर्तव्य मूड वामिरो की रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारों को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारों के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोक था, वहीं उसे अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मुठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खींच उठा गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध को शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उस धरती में धोख दिया। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई तक वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट से गुजरने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना कभी नहीं की थी। वे सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चिकती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता और जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर
दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर कर आ रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। तो कुछ समय बाद क्या होता है, एक उनके पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है। पशु पर्व मतलब उस दिन सभी पशुओं का क्या होता है, पशुओं के प्रदर्शन होता है। और उसी समय पशुओं के प्रदर्शन के बाद पशुओं का और युवकों का शक्ति प्रदर्शन, दोनों की लड़ाई के कुछ ऐसे खेल होते हैं। तो उस दिन वो पशु पर्व था। तो पशु पर्व के लिए आजू बाजू के गांव के लोग भी पासा गांव में आते थे। ततारा का उस दिन उस पशु पर्व में, वो साल में एक बार होता है, लेकिन ततारा का ध्यान उस दिन पशु पर्व में नहीं था। उसे सिर्फ वामिरो आती है कि नहीं वो उसे ताक रहा था कि कब आएगी आएगी क्या नहीं अपने गांव में। तो ऐसे होते शाम हो जाती है। वो सिर्फ ढूंढते रहता है कि उसे अचानक किसी नारियल पेड़ के पीछे कोई तो है ऐसे लगता है। तो वो देखने जाता है आगे, तो उसे देखता है कि वामिरो वहाँ खड़ी है। और वामिरो उसे देखकर, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वामिरो उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे मालूम है ततारा उसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो दूसरे गांव का है। लेकिन उसको उसके प्रति प्यार बहुत है, तो उसे रोने आता है और वो रोने लगती है। और रोने फिर ततारा भी व्याकुल होता है उसका रोना सुन के, और उसकी रोने की चीख बढ़ते जाती है। और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वामिरो की माँ वहाँ आ जाती है। और वामिरो की माँ जब देखती है कि ततारा उसके सामने खड़ा है वामिरो के, तो वो आग बबूला हो उठती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ततारा को अपमानित करती है। उनकी आवाज़ सुनकर गांव के बुजुर्ग भी आ जाते हैं। सब गांव के लोग भी ततारा को दोष देना चालू कर देते हैं। ततारा बहुत क्रोधित हो उठता है, अपमानित हो जाता है, लेकिन उसे समझता नहीं है मैं वो क्या करे, क्योंकि रीत को पालना है, इसलिए उसे क्या करना, वो कुछ नहीं कर रीत का पालन करने थे। इसे कुछ समझ में नहीं आता। और गुस्से से उसका हाथ उसकी तलवार के ऊपर जाता है और वो तलवार को क्रोध से निकाल देता है। और पूरा उसका इतना क्रोध हो जाता है, वो पसीने से लथपथ है, पूरी ताकत लगाकर वो तलवार को जमीन पर उसको रखता है और तलवार को जमीन से उसकी खींच ले, रेत में वो तलवार अपनी ओर खींचते रहता है। और जैसे ही वो खींचने लगता है, क्या हो जाता है, वो जमीन अलग होने लगती है। जमीन अलग होने लगती है, धीरे धीरे वो खींचते खींचते वो दूसरी ओर लेके जाता है, जमीन की एंड तक लेके जा रहा है, समुंदर तक। जैसे जैसे वो लेके जाता है, एक दरार आ जाती है बीच में, वो द्वीप समूह में एक बाजू लपाती गांव आ जाता है, एक बाजू पासा गांव आ जाता है। और वहाँ पे जोर जोर से जमीन फिसलने लगती है, ओके। और समुंदर आ जाता है बीच में। ततारा वहाँ से जोर जोर से वामिरो वहाँ से जोर जोर से चिल्ला रही है, ततारा के नाम से पुकार रही है, ततारा ततारा करके। और इस तरफ वामिरो है, अलग है। जब उसे ध्यान में आता है कि जमीन अभी ढल चुकी है और अलग अलग हो गए दोनों गांव, तो वो कूदना चाहता है, वहाँ पे जाना चाहता है, ततारा वामिरो की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो पहुँच नहीं पाते हैं। वामिरो जोर जोर से चिल्ला रही है, ततारा को पुकार रही है, और इधर ततारा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है वामिरो की तरफ जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है। वो बस वामिरो 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 कह के पुकार रहा है। इस तरह क्या होता है, ततारा लहूलुहान हो चुका था। वो अचेत होने लगा और कुछ देर के बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर खड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से में संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता।
इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार में वह एक तरह विलय हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। ततारा लूलहान हो चुका, पसीने से वो भर चुका था। ओके, वो खून पसीने एक करके वो जाना चाहता था वामिरो की तरफ, लेकिन वो नहीं जा पाया। थोड़े दिन के बाद वो अचेतन हो गया, मतलब उसने होश खो गई थी। और फिर वो द्वीप के इस तरह खड़ा हुआ था। बाद में वो कहाँ चला, कहाँ बह गया, किसी को पता नहीं। ततारा वामिरो उस तरफ पागल जैसी हो गई थी, क्योंकि उसे ततारा नहीं मिल रहा था। वो पागलों की तरह अपने घर वालों से अलग हो चुकी, विलग हो चुकी थी। और घंटों तक वो उसी जगह पे जाके ततारा की राह देखती। ततारा कभी नहीं आया, कभी किसी ने ततारा को नहीं देखा। वैसे ही बाद में वामिरो का हुआ। वामिरो भी उसे ढूंढते ढूंढते आखिर कहाँ गायब हो गई, लोग उसके गांव के लोगों को पता नहीं चला। इस प्रेम कहानी का ऐसे अंत हुआ। दोनों गांव के लोग एक ततारा के वामिरो की खोज में थे, लेकिन दोनों कहाँ लुप्त हो गए, किसी को पता नहीं चला। आज न ततारो है न वामिरो है, किंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। दोनों के प्यार की कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के टुकड़े हो गए। इसकी वजह से कार निकोबार लिटिल अंडमान से अलग हो गया और अभी 96 किलोमीटर दूर तक स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। उस दिन के बाद इस दुर्घटना होने की वजह से गांव के लोग समझने लगी हमने गलती की, दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी। वो दोनों की शादी न होने की वजह से ये सब हो गया है। दोनों का प्यार बहुत गहरा था। अभी वो अभी दूसरे गांवों के साथ संबंध करने लगे हैं। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद उसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। मतलब अभी तो एक दूसरे गांव की लड़कियां शादी कर सकते एक दूसरे के साथ। शायद उनका वो सेक्रीफाइस, ततारा और वामिरो का सेक्रीफाइस इसी के लिए, इसी सुख के लिए था, इस परिवर्तन लाने के लिए था, ऐसे अपने लेखक को लगता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल प्रेम कथा आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।